कहानी की शुरुआत होती है 13 अक्टूबर 1972 से। एक रग्बी टीम अपने फाइनल मैच के लिए चिली जा रही थी। टीम के साथ कुछ खिलाड़ियों के परिवार वाले भी थे। सबका जोश 7वें आसमान पर था। कईयों ने पहली बार अपने देश से बाहर कदम रखा था। सब हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे। प्लेन उड़ चुका था और एंडीज पहाड़ों के ऊपर से होता हुआ चिली की ओर बढ़ रहा था। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद प्लेन में हल्की हल्की कंपन महसूस हुई। एक पैसेंजर ने कहा, जब प्लेन पहाड़ों के ऊपर से जाता है तो ऐसा होता है, ये सिर्फ टर्बुलेंस है। लेकिन ये मामूली टर्बुलेंस नहीं थी। जैसे जैसे प्लेन आगे बढ़ा, हालत और बिगड़ने लगी। अंदर रखा सामान इधर उधर गिरने लगा। लोग घबरा गए और फिर हुआ वो जो कोई सोच भी नहीं सकता था। प्लेन सीधे एक पहाड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि प्लेन 2 हिस्सों में बंट गया। पीछे का हिस्सा, जिसमें कुछ यात्री थे, हवा में ही गायब हो गया, जबकि सामने वाला हिस्सा बर्फ से ढकी एक बड़ी चट्टान से जा भिड़ा। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि सीटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ गईं। कई लोग वहीं दबकर दम तोड़ चुके थे, लेकिन कुछ लोग जिंदा थे। कुछ देर बाद जब होश आया तो जो बचे थे उन्होंने खुद को और एक दूसरे को संभालना शुरू किया। कुछ लोग तुरंत प्लेन के केबिन में पहुंचे। पायलट्स को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन अफसोस, दोनों पायलट्स भी इस भयानक हादसे में मारे जा चुके थे। अब प्लेन खून से सन चुका था। चारों तरफ सिर्फ लाशें, टूटी फूटी सीटें और बिखरी हुई चीजें थीं। इस प्लेन में कुल 45 लोग सवार थे, लेकिन इस क्रैश में 18 लोगों की मौत हो चुकी थी। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। प्लेन शाम को उड़ा था और हादसा भी शाम के वक्त हुआ। थोड़ी ही देर में घुप अंधेरा हो गया और पहाड़ों की ठंडी हवाएं जमाने लगी। बचने का कोई रास्ता नहीं था, तो जो लोग बचे थे एक दूसरे से लिपट कर बैठ गए ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे। उन्होंने मृत शरीरों से प्लेन के छेद बंद किए ताकि ठंडी हवा अंदर न आ सके। हर कोई सदमे में था, पर फिर भी किसी तरह उस काली रात को काट लिया गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो थोड़ी राहत मिली। सब बाहर निकले और देखा, चारों तरफ बस बर्फ की सफेद चादर फैली थी। ना कोई घर, ना कोई पेड़, ना कोई इंसान, बस सन्नाटा। सबसे पहले उन्होंने प्लेन की सीट्स को बाहर निकाला ताकि अंदर कुछ जगह बनाई जा सके, और फिर घायलों को धूप में लिटाया गया। बर्फ को पिघलाकर पीने का पानी बनाया गया। हर किसी का सामान चेक किया गया, जिसमें से काम की चीजों को एक अलग सूटकेस में रखा गया। और फिर जो लोग मर चुके थे उनकी बॉडीज को धीरे धीरे प्लेन से दूर लाया गया। उन्हें बर्फ से ढक दिया गया ताकि उनकी बॉडी सड़ने न लगे, और जब कभी कोई रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंचे तो उन्हें सम्मान के साथ ले जाया जा सके। अब हादसे के कुछ घंटे बीत चुके थे। थोड़ी बहुत चीजें संभलने लगी थीं। जो लोग बचे थे उन्होंने थोड़ा सा खाना खाया, लेकिन सबको पता था ये खाना बहुत कम है और जब तक कोई मदद नहीं पहुंचती इन्हीं चंद टुकड़ों से पेट भरना होगा। और तभी एक उम्मीद की किरण नजर आई। ऊपर आसमान में से एक प्लेन गुजरा। सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, हाथ हिलाने लगे, अपनी मौजूदगी का इशारा देने लगे। लेकिन अफसोस, वो प्लेन बहुत ऊंचाई पर था, उससे कुछ नजर नहीं आया और वो उड़कर चला गया। फिर रात हो गई। बर्फीली हवाएं वापस लौट आईं। सबने एक्स्ट्रा कपड़े पहन लिए और प्लेन के अंदर वापस छिप गए। लगेज से हर छेद बंद किया गया ताकि बाहर की सर्द हवा अंदर न आ सके। ये रात भी किसी तरह कट गई। अगली सुबह एक और चमत्कार हुआ। टो नाम का एक आदमी जो क्रैश के वक्त से बेहोश था, अचानक होश में आ गया। वो इतना कमजोर था कि अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उठा और अपनी बहन के पास जाकर उसे गले से लगा लिया। जब नैनो ने अपनी माँ के बारे में पूछा तो उसे सच्चाई बताई गई। तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर नैनो टूट गया। अब उसका दिल बस अपने पिता की चिंता में था, जो उस वक्त घर पर अकेले थे। उधर बाकी लोगों ने बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया और जमीन पर एक्स का निशान बनाया ताकि अगर कोई प्लेन ऊपर से गुजरे तो वो देख सके कि यहाँ कोई जिंदा है। और सच में कुछ ही देर में एक और प्लेन ऊपर से गुजरा। इस बार सबने शीशे चमकाए, हाथ हिलाए, अपनी मौजूदगी जताई, लेकिन ये प्लेन भी देख नहीं सका और उड़ गया। एक और उम्मीद टूट गई। जब दूसरा प्लेन ऊपर से गुजरा तो कुछ लोगों को लगा कि उसने शायद उन्हें देख लिया होगा। अब उन्हें उम्मीद थी मदद किसी भी पल पहुंच सकती है। लेकिन एक और लंबी ठंडी रात बीत गई और कोई नहीं आया। अब सबके मन में एक ही सवाल था, अगर कोई नहीं आया तो क्या हम यहाँ मर जाएंगे? फिर सबने मिलकर डिस्कशन किया कि अब उन्हें अपनी जान खुद बचानी होगी। इसी बीच किसी को याद आया कि प्लेन का पिछला हिस्सा कहीं दूर गिरा था और उसमें कुछ बैटरियां थीं। अगर वो बैटरियां किसी तरह वापस ला ली जाएं तो रेडियो को चालू किया जा सकता है और शायद किसी से संपर्क हो सके। सभी को ये आइडिया पसंद आया। अब काम शुरू हुआ गॉगल्स बनाने का, ताकि बर्फ की तेज चमक से आंखें न जलें। उन्होंने लेदर और टूटे हुए कांच से गॉगल्स बनाए और फिर 4 लोग निकल पड़े उस बैटरी को लाने। लेकिन जब वो कुछ दूर पहुंचे और पीछे मुड़कर देखा तो उनका प्लेन कहीं नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ बस सफेद बर्फ थी, ना कोई निशान, न कोई पहचान। तभी उन्हें सच्चाई समझ आई। शायद ऊपर से गुजरने वाले प्लेन्स को भी हमारा मलबा नजर नहीं आता, इसीलिए अब तक कोई हमें बचाने नहीं आया। वे आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक एक बर्फीली ढलान खिसकने लगी। सब डर गए और उन्होंने तुरंत वापस लौटने का फैसला किया। समय बीतता गया, 1 हफ्ता गुजर गया और अब प्लेन में रखा सारा खाना खत्म हो चुका था। अब न खाने को कुछ था, न पकाने का कोई साधन, न पेड़, न जानवर, बस बर्फ और मौत सी खामोशी। भूख से तड़प रहे इन लोगों ने अब एक दर्दनाक फैसला किया।
उन्होंने पत्थर पर जमी काई खाना शुरू कर दिया, लेकिन पत्थरों पर जमी काई का स्वाद इतना खराब था कि उसे निगलना भी किसी सजा से कम नहीं था। इसी दौरान एक शख्स बोला, अगर जिंदा रहने के लिए मुझे मरे हुए इंसानों की बॉडी खानी पड़ी तो मैं वो भी करूंगा। उसकी बात सुनकर माहौल एकदम बदल गया। अब ग्रुप में बहस छिड़ गई, क्या इंसान के मांस को खाना सही है या भूख से तड़प तड़प कर मर जाना बेहतर है। समय बीतता गया और उनके पेटों की आग और तेज होती गई। हाल ये हो गया था कि अब ये लोग अपने जूतों की लेस तक चबा रहे थे, सिगरेट के टुकड़े तक खाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भूख थी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ और दिन गुजर गए और भूख के चलते डो की बीमार बहन भी दम तोड़ गई। मौत अब बहुत करीब थी और उसके साए ने सबको घेर लिया था। इसी बीच टीम के एक खिलाड़ी कोको ने अपनी फैमिली के नाम एक विदाई पत्र लिखा, मानो अब उसे भी यकीन हो चला था कि बचना नामुमकिन है। फिर भी इन्होंने 9 दिन तक जैसे तैसे खुद को जिंदा रखा, लेकिन अब भूख ने दिमाग को सुन्न कर दिया था और जिंदगी अब मौत से बस एक कदम पीछे थी। अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो उन्होंने वो फैसला किया जो कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं लेना चाहता। 4 लोग बाहर गए और मरी हुई लाशों को काट कर खाना शुरू कर दिया। जब बाकियों ने उन्हें खाते देखा तो कुछ और लोगों ने भी अपना मन बदल लिया, लेकिन फिर भी 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा, हम मर जाएंगे लेकिन इंसान का मांस नहीं खाएंगे। बाकी लोगों ने उनका सम्मान किया। अगले दिन से लाशों को प्लेन से दूर ले जाकर काटा जाने लगा ताकि उन 5 को ये दृश्य न देखना पड़े। इसी दौरान बर्फ के नीचे दबा हुआ एक सूटकेस मिला जिसके अंदर से एक रेडियो निकला। फिर सबने मिलकर उसके पुराने हिस्सों को जोड़कर एक एंटीना तैयार किया और जब उस रेडियो से आवाज निकली तो एक पल को ऐसा लगा जैसे सांसें फिर लौट आई हों। रेडियो से उन्हें खबर मिली कि सरकार ने पहले कई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए थे। 67 से ज्यादा हवाई जहाजों को उनकी तलाश में भेजा गया था, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद जब कोई सुराग नहीं मिला तो सरकार ने उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया था। जब रेडियो पर यह खबर सुनी कि सरकार ने उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया है, चेहरों पर अब डर नहीं था, बस थकावट और हार थी। जो 5 लोग अब तक मरे हुए इंसानों का मांस खाने से इनकार कर रहे थे, अब उनमें से 4 लोग भी टूट गए। उन्हें समझ आ चुका था कि अब कोई नहीं आएगा और अगर जिंदा रहना है तो ये करना होगा। अब जिंदगी को किसी तरह खींचने की जद्दोजहद शुरू हुई। इसी बीच ग्रुप के 3 लोगों ने फिर से कोशिश की, प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने और बैटरियां लाने की। शायद रेडियो से ही किसी को ये बता सकें कि हम अभी जिंदा हैं। तीनों निकल पड़े। कई घंटों तक बर्फ में चलते गए। हवा तेज थी, पैरों के नीचे की बर्फ धंस रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। काफी दूर जाने के बाद उन्हें प्लेन के कुछ टुकड़े मिले और वहाँ एक खिलाड़ी की लाश भी थी जो क्रैश के वक्त उनसे बिछड़ गया था। उसे उन्होंने सम्मान के साथ दफनाया और फिर सफर जारी रखा। घंटों की चढ़ाई के बाद वो सब थक चुके थे, सांसें तेज थीं और बर्फीली हवाओं ने शरीर को जकड़ लिया था। रात हो चुकी थी तो तीनों ने एक चट्टान की आड़ में रात बिताने का फैसला किया। सुबह जब आंख खुली तो हालात और भी खराब थे। तीनों बर्फ से ढके हुए थे। एक की तो आंखें तक जम चुकी थीं। बाकी 2 अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। अब और आगे बढ़ने की ताकत नहीं थी। थक हार कर वो वापस लौट आए खाली हाथ। जब ग्रुप ने उन्हें वापस आते देखा तो पूरे माहौल में एक बार फिर निराशा छा गई। और फिर आखिरी बचे उस इंसान ने भी इंसानी मांस खा लिया, क्योंकि अब वो भी जान चुका था किस्मत ने साथ छोड़ दिया है। अब बस पेट का साथ चाहिए। समय बीतता गया और ये लोग किसी तरह 17 दिन और जिंदा रह गए, लेकिन मुसीबत अभी बाकी थी। पिछले 5 दिनों से मौसम बेहद खराब था। बर्फबारी तेज हो गई थी। ठंडी हवाएं रूह तक को जमा देने वाली थी। अब सभी लोग प्लेन के अंदर ही छिपकर बैठे रहते, क्योंकि बाहर निकलना अब मौत को दावत देने जैसा था। तभी अचानक एक भयानक बर्फीला तूफान आया और पूरे प्लेन को बर्फ से ढक दिया। अंदर मौजूद सारे लोग बर्फ के नीचे जिंदा दफन हो गए। जो कुछ लोग बाहर थे वो घबरा गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे भागे और बर्फ को खोदना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अंदर दबे साथियों को एक एक कर बाहर निकाला। ज्यादातर लोग वक्त रहते बचा लिए गए, लेकिन एक महिला गहरी बर्फ में फंस चुकी थी। दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन हालात शांत होने से पहले ही दूसरा तूफान भी आ गया और फिर वही कहानी दोहराई गई। इस बार तूफान इतना भयानक था कि कुछ लोग वहीं दबकर मर गए। अंदर फंसे लोगों ने तुरंत एक छोटा सा छेद बनाया ताकि थोड़ी ऑक्सीजन मिल सके। अब सब हाथ जोड़कर सिर्फ दुआ कर रहे थे कि ऊपर से और बर्फ न गिरे, वरना ये सब हमेशा के लिए यहीं दफन हो जाएंगे। कुछ घंटे बाद तूफान थमा। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए उन्होंने 8 लाशों को एक कोने में इकट्ठा किया। अब तक 18 दिन बीत चुके थे और वो 2 दिन तक लगातार बर्फ के नीचे दबे रहे थे। यह देखकर नुमा नाम के एक लड़के का दर्द और गुस्सा फूट पड़ा। उसने बौखलाकर प्लेन की खिड़की तोड़नी शुरू कर दी। कांच का एक टुकड़ा उसके पैर में घुस गया, लेकिन वो रुका नहीं। वो लगातार बर्फ में छेद करता रहा। बहुत मेहनत के बाद उन्होंने बर्फ में एक रास्ता बना ही लिया और सब लोग बाहर निकल आए। बाहर की हवा, सूरज की रोशनी, सब कुछ देखकर उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने घर लौट आए हों। फिर उन्होंने मिलकर बर्फ खोद खोद कर प्लेन को दोबारा बाहर निकाला। इस दौरान नुमा को ध्यान आया कि उसके पैर में जो चोट थी अब उसमें कोई दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि बर्फ ने घाव को सुन्न कर दिया था। पर उसने उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बर्फ खोदने का काम जारी रखा। अब आसमान साफ था, सूरज चमक रहा था, जिसकी वजह से बर्फ हटाना थोड़ा आसान हो गया। कुछ ही घंटों में
उन्होंने प्लेन को पूरी तरह बाहर निकाल लिया। अब सबने फैसला किया कि थोड़ा और इंतजार किया जाए, क्योंकि गर्मी का मौसम आने वाला था और तब यह कठिन चढ़ाई करना थोड़ा आसान होगा। दिन बीतते गए, देखते देखते 24 दिन गुजर गए और मौसम सचमुच थोड़ा बेहतर हो गया था। लेकिन जो लोग पहले प्लेन की तलाश में निकले थे, उनकी तबीयत अब भी खराब थी। वे फिर से चढ़ाई करने की हालत में बिल्कुल नहीं थे। फिर एक और बुरी खबर आई। कोको के फेफड़ों में पानी भर चुका था और वह जल्दी ही इस दुनिया को छोड़ने वाला था। उन सब ने पूरी कोशिश की कि कोको को बचा सकें, लेकिन अफसोस, कोको का निधन हो गया। उसकी बॉडी को उन्होंने सम्मान के साथ दफना दिया और उसकी लिखी हुई चिट्ठी को संभाल कर रखा। 2 दिन और बीत गए और अब 66वां दिन था। ग्रुप के 4 बहादुर सदस्यों रॉबर्ट, टिनटिन, नुमा और नैंडो रॉयड ने फिर से प्लेन की तलाश के लिए चढ़ाई करने का फैसला किया। वे ढेर सारे कपड़े पहनकर निकले, लेकिन कई घंटों तक कहीं भी प्लेन का कोई निशान नहीं मिला। तभी नुमा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो गिर पड़ा। उसके पैर में इन्फेक्शन फैल चुका था। बाकी लोगों ने उसे वापस जाने को कहा, लेकिन नुमा ने मना कर दिया। उसने अकेले ही नीचे जाने का फैसला किया और बाकी लोगों से आगे बढ़ने को कहा। नुमा प्लेन के पास तो लौट आया, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो पहुंचते ही बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके साथी प्लेन की बर्फ हटाने की कोशिश कर रहे थे। वो उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन कमजोरी की वजह से हिल तक नहीं पा रहा था। अगले दिन तीनों लोग वापस लौट आए। खुशी की बात ये थी कि उन्हें प्लेन का पिछला हिस्सा मिल गया था। बैटरियों के साथ साथ उन्हें ढेर सारे कपड़े, रम की बोतलें और सिगरेट के पैकेट भी मिले। उन्होंने बैटरियों को प्लेन के रेडियो में लगाया और बाहरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया और यहीं उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। इधर नुमा की तबीयत तेजी से बिगड़ रही थी। उसका संक्रमण अब पूरी बॉडी में फैल चुका था। प्लेन से मिला खाना भी खत्म हो चुका था, इसलिए सबने फिर से इंसानी मांस खाने की मजबूरी स्वीकार कर ली। लेकिन नुमा ने खाना पीना पूरी तरह बंद कर दिया था ताकि बाकी लोगों के लिए ज्यादा खाना बच सके। वो जान चुका था कि अब उसकी जान बचना मुश्किल है। ग्रुप के कुछ लोग फिर से प्लेन के पिछले हिस्से की तलाश में निकल पड़े। उम्मीद थी कि कुछ काम का सामान मिल जाए। इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। उन्हें एक वाटरप्रूफ कपड़ा मिला, जिसे मिलाकर उन्होंने एक स्लीपिंग बैग बनाया। इसी दौरान रेडियो पर खबर आई कि क्रैश को 58 दिन पूरे हो गए हैं और सरकार अब उनकी तलाश के लिए एक आखिरी मिशन चलाने वाली है। यह खबर सुनकर सबके दिलों में फिर से जीवन की लौ जग गई। जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद फिर से पैदा हुई। कुछ लोगों ने कहा, हमें यहीं रुककर मदद का इंतजार करना चाहिए, जबकि बाकी बोले, अगर यहीं रुके रहे तो शायद कोई हमें देख ही नहीं पाएगा। उस रात नुमा की तबीयत और बिगड़ गई। उसने सबको कहा, जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को खाकर जिंदा रहो। कुछ घंटों बाद नुमा ने आखिरी सांस ली। उसके पास एक लेटर मिला जिसमें उसने लिखा था, मैं खुश हूँ कि अपने दोस्तों के बीच मरा, क्योंकि इससे बेहतर मौत कोई नहीं हो सकती। नुमा का यह पत्र पढ़कर ग्रुप में फिर से एक नया जोश आ गया। 3 लोगों ने फिर से मदद की तलाश में निकलने का फैसला किया। ये थे रॉबर्ट, टिनटिन और नाडो। अपने साथ एक नया स्लीपिंग बैग और ढेर सारा खाना लेकर उन्होंने चढ़ाई शुरू की। इस बार उन्होंने ठान लिया था, हर हाल में ये पहाड़ पार करके ली तक पहुंचेंगे और सभी के लिए मदद बुलाएंगे। तीनों बिना रुके चढ़ते रहे और जब रात हुई तो उस स्लीपिंग बैग में सो गए। सुबह होते ही उन्होंने फिर से चढ़ाई शुरू की और आखिरकार पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए। लेकिन ऊपर का नजारा देखकर उनकी हिम्मत ठिठक गई। चारों ओर केवल पहाड़ ही पहाड़ थे और इसका मतलब था कि अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना था। उनके मन में एक ख्याल आया, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त खाना नहीं है। टिनटिन ने अपने खाने का हिस्सा उन दोनों को दे दिया और खुद वापस लौट गया ताकि ये दोनों अपना सफर पूरा कर सकें। यह सफर बहुत लंबा और मुश्किलों से भरा था, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी और लगातार चलते रहे। लगभग 10 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद वे एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां बर्फ काफी कम थी। उन्हें एक साफ सुथरी नदी मिली जहां उन्होंने रुककर बहुत सारा पानी पिया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नदी के उस पार एक आदमी घोड़े पर सवार खड़ा था। उसे देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन पानी के बहाव की आवाज इतनी तेज थी कि वह आदमी कुछ सुन नहीं पा रहा था। तब उसने एक कागज और पेंसिल नदी के उस पार फेंका। दोनों ने उस कागज पर अपनी पूरी कहानी लिखी। फिर वह आदमी कागज लेकर सरकारी अधिकारियों के पास पहुंचा। जैसे ही खबर सरकार तक पहुंची, तुरंत एक रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया गया। वह आदमी रॉबर्ट और नाडो को अपने घर लेकर गया, जहां उन्होंने भरपेट खाना खाया। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। जल्द ही यहाँ रिपोर्टर्स का जमावड़ा लग गया। ऊपर पहाड़ों में फंसे सभी लोगों ने भी यह खबर सुनी और खुशी के मारे उछल पड़े। उन्होंने हाथ मुंह धोए, अपना सामान पैक किया और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करने लगे। रेस्क्यू टीम जल्दी ही रॉबर्ट और नाडो के साथ उस लोकेशन पर पहुंची। प्लेन क्रैश के 72 दिनों बाद आखिरकार सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उन सभी को शहर लाया गया जहां वे अपने परिवार वालों से मिले। उनका हॉस्पिटल में इलाज हुआ और पूरे शहर ने उन्हें हीरो की तरह स्वागत किया। वे सब एक दूसरे की मदद करते हुए अपने गहरे सदमे को समझने लगे। उस रात भी वे सब साथ साथ सोए, क्योंकि उस हादसे ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। प्लेन में कुल 45 लोग थे, जिसमें से केवल 16 लोगों की जान बच पाई। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी और नए संघर्ष के साथ।